उसे बेढंगे तरीके से उठा रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसे पता नहीं है कि वह सड़क पर है। रस्कोल्निकोव बैठा नहीं, लेकिन उसे उसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा था और वह हैरानी से उसके सामने खड़ा हो गया। और इस पर इससे सड़क पर ज़्यादा लोग नहीं आते थे और अब 2 बजे दम घोटने वाली गर्मी में यह बिल्कुल सुनसान था। और फिर भी सड़क के दूसरी तरफ लगभग 15 कदम दूर एक आदमी फुटपाथ के किनारे पर खड़ा था। वह अब भी जाहिर है किसी मकसद से लड़की के पास जाना चाहता था। उसने भी शायद उसे दूर से ही देखा था और उसका पीछा किया था, लेकिन रास्ते में रस्कोल्निकोव मिल गया और उसने गुस्से में उसे देखा। हालांकि उसने उसकी नज़र से बचने की कोशिश की और बेसब्री से इंतजार करता रहा जब तक कि फटे पुराने कपड़े पहने वह आदमी वहां से चला न जाए। उसका इरादा साफ थे। वह आदमी एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी था, लगभग 30 साल का, फैशनेबल आदमी, फैशनेबल कपड़े पहने, सुर्ख सुर्ख लाल रंग, लाल होठ और मूछें। रस्कोल्निकोव को गुस्सा आया। अचानक उसे इस मोटे आदमी की इसी किसी तरह बेइज्जती करने की इच्छा हुई। उसने लड़की को एक पल के लिए छोड़ दिया और उस आदमी की तरफ चल दिया। अरे तुम स्विद्रियागाइलोव, तुम यहाँ क्या चाहते हो? वह चिल्लाया, अपनी मुट्ठियाँ बीच कर और गुस्से में हंसते हुए। आपका क्या मतलब है? उस आदमी ने घमंड से, हैरानी से घूरते हुए सख्ती से पूछा। दूर हो जाओ, यही मतलब है मेरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, नीच आदमी? उसने अपनी बेंत उठाई। रस्कोल्निकोव ने मुक्का मारते हुए उस पर हमला किया, बिना यह सोचे कि वह मोटा आदमी उसके जैसे 2 आदमियों का मुकाबला कर सकता है। लेकिन उसी पल किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और एक पुलिस कांस्टेबल उनके बीच खड़ा हो गया। बस सज्जनों, पब्लिक जगह पर लड़ाई झगड़ा मत करो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम कौन हो? उसने रस्कोल्निकोव से सख्ती से पूछा और उसके पुराने कपड़े देखकर रस्कोल्निकोव ने उसे ध्यान से देखा। उसका चेहरा सीधा साधा, समझदार और सैनिक जैसा था, जिस पर ग्रे मूछें और मूछें थी। तुम ही वो आदमी हो जिसे मैं चाहता हूँ, रस्कोल्निकोव चिल्लाया और उसका हाथ पकड़ लिया। मैं एक स्टूडेंट हूँ रस्कोल्निकोव, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए, उसने उस आदमी से बात करते हुए कहा। आइए, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और पुलिस वाले का हाथ पकड़कर उसे सीट की तरफ खींच लिया। देखो, बहुत ज़्यादा नशे में है। देखो, बहुत ज़्यादा नशे में है और वह अभी अभी बुलवर्ड से नीचे आई है। कोई नहीं बता सकता कि वह कौन है और क्या है। वह कोई प्रोफेशनल नहीं लग रही है। ज़्यादा चांस है कि उसे कहीं शराब पिलाई गई है और धोखा दिया गया है। पहली बार, मुझे समझ रहे हो? और उसने और उन्होंने उसे ऐसे ही सड़क पर छोड़ दिया। देखो उसकी ड्रेस कैसे फटी हुई है और कैसे पहनी हुई है। उसे किसी ने कपड़े पहनाए हैं, उसने खुद कपड़े नहीं पहने हैं। और बिना प्रैक्टिस वाले हाथों से, एक आदमी के हाथों से यह साफ है कि। और अब वहाँ देखो, मैं उस डैंडी को नहीं जानता जिससे मैं लड़ने वाला वाला था। मैं उसे पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन उसने भी उसे अभी भी सड़क पर देखा है, नशे में, यह नहीं जानते हुए कि वह क्या कर रही है। और अब वह उसे पकड़ने के लिए, उसे इस हालत में कहीं ले जाने के लिए बहुत बेचैन है। यह पक्का है, मेरा यकीन करो, मैं गलत नहीं हूँ। मैंने खुद उसे उसे देखते और उसका उसका पीछा करते हुए मैंने उसे रोका और वह बस मेरे जाने का इंतजार कर रहा है, दूर। अब वह थोड़ा दूर चला गया और सिगरेट बनाने का नाटक करते हुए खड़ा है। सोचो, हम उसे उसके हाथों से कैसे बचा सकते हो और हम उसे घर कैसे ले जाएंगे। पुलिस वाले ने एक पल में सब देख लिया। उस मोटे आदमी को समझना आसान था। वह लड़की को देखने के लिए मुड़ा। पुलिस वाला उसे और ध्यान से देखने के लिए झुका और उसके चेहरे पर सच्ची दया झलक रही थी। अरे कितने अफसोस की बात है, उसने सिर हिलाते हुए कहा। अरे वह तो बिल्कुल बच्ची है, उसे धोखा दिया गया है। यह तो तुम समझ सकती हो। सुनो लेडी, उसने उससे बात करना शुरू किया, तुम कहाँ रहती हो? लड़की ने अपनी थकी हुई और नींद भरी आंखें खोली, बोलने वाले को खाली नज़रों से देखा और हाथ हिलाया। लो, रस्कोल्निकोव ने अपनी जेब में हाथ डालकर 20 कौपीक ढूंढते हुए कहा। लो, एक टैक्सी बुलाओ और उससे कहो कि उसके पते पर ले जाए। बस उसका पता लगाना है। मिस्सी मिस्सी, पुलिस वाले ने पैसे लेते हुए फिर से कहना शुरू किया, मैं तुम्हारे लिए एक कैब ले आऊँगा और तुम्हें खुद घर ले जाऊँगा। मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊँ? तुम कहाँ रहती हो? चले चले जाओ, वे मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। लड़की बुदबुदाई और एक बार फिर हाथ हिलाया। आह आह, कितना चौंकाने वाला है।
यह शर्मनाक है मिस। यह शर्म की बात है। उसने फिर से अपना सिर हिलाया, सदमे, सहानुभूति और आक्रोश से भरा हुआ। यह एक मुश्किल काम है, पुलिस वाले ने रस्कोल्निकोव से कहा, और ऐसा करते हुए उसने उसे तेजी से ऊपर से नीचे की तरफ देखा। वह भी उसे एक अजीब आदमी लगा होगा, फटे पुराने कपड़े पहने और उसे पैसे देते हुए। क्या तुम उसे यहाँ से दूर मिले थे? उसने पूछा। मैं आपको बताता हूँ कि वह मेरे सामने लड़खड़ाते हुए यहीं बुलवार्ड पर चल रही थी। वह 20 सीट तक पहुंची और उस पर बैठ गई। अरे, आजकल दुनिया में कितनी शर्मनाक बातें हो रही हैं। भगवान हम पर रहम करे। ऐसी मासूम औरत, पहले से ही नशे में, उसे धोखा मिला मिला है, यह तो पक्का है। उसे देखो, उसकी ड्रेस भी कैसे फट गई है। अरे, आजकल कैसी कैसी बुराई देखने को मिलती है, और शायद भी शरीफ लोगों में से, शायद गरीब लोग। आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं। वह कभी शरीफ दिखती है जैसे कोई औरत हो। वह एक बार फिर उस पर झुका। शायद उसकी बेटियां भी ऐसी ही बड़ी हो रही थी, लेडीज जैसे, और शिष्ट दिखने वाली, और शरीफ और स्मार्ट होने का दिखावा करती। सबसे सबसे जरूरी बात है, रस्कोल्निकोव ने जोर देकर कहा, उसे इस बदमाश के हाथों से दूर रखना है। वह उसे क्यों परेशान करेगा? यह साफ है कि वह क्या चाहता है। और अरे, वह बदनाम वह बदमाश, वह जाने वाला नहीं है, रस्कोल्निकोव ने जोर से कहा, और उसकी तरफ इशारा किया। उस आदमी ने उसकी बातें सुनी और ऐसा लगा कि वह फिर से गुस्से में आ जाएगा, लेकिन उसने सोचा कि बेहतर होगा और खुद को एक तिरस्कार भरी नज़र से देखा। फिर वह धीरे धीरे 10 कदम और चला और फिर रुक गया। हम उसे उसके हाथों हाथों से दूर रख सकते हैं, कांस्टेबल ने सोचते हुए कहा। काश वह हमें बताती कि उसे कहाँ ले जाना है, लेकिन जैसा कि है मिसी। वह एक बार फिर उसके ऊपर झुक गया। उसने अचानक अपनी आंखें आंखें पूरी तरह खोली, उसे ध्यान से देखा, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। सीट से उठी और दिशा में आई, उसी दिशा में चली गई। अरे, शर्म के मारे ये मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। उस उसने फिर से हाथ हिलाते हुए कहा। वह तेजी से चली, हालांकि पहले की तरह लड़खड़ा रही थी। वह डैंडी उसके पीछे पीछे गया गया लेकिन दूसरे रास्ते से, उस पर नजर रखते हुए। चिंता मत करो। "हम्म, चिंता मत करो, मैं उसे नहीं लेने दूंगा," पुलिस वाले ने दृढ़ता से कहा, और वह उनके पीछे चल पड़ा। आहा, आजकल कैसी बुरी आदतें देखने को मिलती हैं, उसने आह भरते हुए जोर से दोहराया। उस पल रस्कोल्निकोव को कुछ चुभने जैसा लगा। एक पल में उसे पूरी तरह से घिन आ गई। अरे, यहाँ! उसने पुलिस वाले के पीछे चिल्लाया। बाद वाला घूम गया। उन्हें रहने दो। तुम्हें इससे क्या लेना देना? उसे जाने दो। उसे अपना मनोरंजन करने दो। उसने डंडी की ओर इशारा किया। तुम्हें इससे क्या लेना देना? पुलिस वाला हैरान रह गया और उसे आंखें फाड़ कर देखने लगा। रस्कोल्निकोव हंसा। अच्छा, पुलिस वाले ने नफरत के इशारे से कहा, और वह उस डंडी और लड़की के पीछे चला। शायद रस्कोल्निकोव को पागल या उससे भी बुरा कुछ समझ रहा था। उसने मेरे 20 कोपेक ले लिए। रस्कोल्निकोव अकेला रह गया तो गुस्से में बुदबुदाया। ठीक है, उसे दूसरे आदमी से उतना ले लेने दो जितना कि वह लड़की को रख ले और बात खत्म हो जाए। और मैं क्यों दखल देना चाहता था? यह मेरा काम है। और यह मेरा का, क्या यह मेरा काम है? क्या मुझे मदद करने का कोई हक है? उन्होंने एक दूसरे को जिंदा खाने दो उन्हें उन्हें एक दूसरे को जिंदा खाने दो। मुझे क्या? मैंने उसे 20 कोपेक देने की हिम्मत कैसे की? वह मेरे थे। उन अजीब बातों के बावजूद उसे बहुत बुरा लगा। वह खाली सीट पर बैठ गया। उसके विचार इधर उधर भटक रहे थे। उस समय उसे किसी भी चीज पर ध्यान लगाना मुश्किल लग रहा था। वह खुद को पूरी तरह से भूल जाना चाहता था। जब वह सब कुछ भूल जाना चाहता था और फिर जागकर जिंदगी शुरू करना चाहता था नए सिरे से। बेचारी लड़की। उसने उसने उस खाली कोने को देखते हुए कहा, जहां वह बैठी है। वह होश में आ जाएगी और रोएगी, और फिर उसकी माँ को पता चल जाएगा। वह उसे बुरी तरह से पीटेगी, बहुत बुरी शर्मनाक पिटाई करेगी और फिर शायद उसे घर से निकाल देगी। और अगर वह ऐसा नहीं भी करती है तो डायरिया फ्रांतोसुना को उस इसकी भनक लग जाएगी, और लड़की जल्दी चुपके से इधर उधर भाग जाएगी। फिर सीधे हॉस्पिटल जाना होगा। यह हमेशा उन लड़कियों की किस्मत होती है जिनकी माँ अच्छी होती है, जो चुपके से गलत काम करती है और फिर
फिर से हॉस्पिटल, शराब खाने और फिर से हॉस्पिटल। 2 या 3 साल में एक बर्बादी, और 18 या 19 साल की उम्र में उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। क्या मैंने ऐसे मामले नहीं देखे? और वे इस हालत में कैसे पहुँचे हैं? क्यों वे सब ऐसे ही पहुँचे हैं? उफ, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा ही होना चाहिए। वे हमें बताते हैं कि एक निश्चित प्रतिशत लड़कियों को हर साल उस तरह शैतान के पास जाना चाहिए, मुझे लगता है, ताकि बाकी लोग पवित्र रहें और किसी और को परेशान मत करो। एक परसेंटेज, उनके पास कितने शानदार शब्द हैं, वे कितने इतने साइंटिफिक हैं, इतना दिलासा देने वाले हैं। एक बार जब अपने परसेंटेज कह दिया तो चिंता ही कोई बात नहीं। अगर हमारे पास कोई और शब्द होता तो हमें और बेचैनी होती। लेकिन क्या होता अगर दुनिया परसेंटेज में एक होती, किसी और की? अगर वह नहीं होती तो? लेकिन मैं कहाँ जा रही हूँ? उसने अचानक सोचा। अजीब बात है, मैं किसी काम से बाहर आया हूँ और जैसे ही मैंने चिट्ठी पढ़ी मैं बाहर आ गई। मैं वासिलिवस्की ऑस्ट्रेव रज़ुमिकीन के पास जा रहा था। यही तो था, अब मुझे याद आ गया है। लेकिन किस लिए? और अभी मेरे दिमाग में रज़ुमिकीन के पास जाने का ख्याल कैसे आया? यह अजीब है। उसे खुद पर हैरानी हुई। रज़ुमिकीन यूनिवर्सिटी में उसके पुराने साथियों में से एक था। यह अजीब बात थी कि रसक्लोनिकोव को यूनिवर्सिटी में मुश्किल से ही कोई दोस्त था। वह सबसे दूर रहता था, किसी से मिलने नहीं जाता था, और जो भी उससे मिलने आता था उसका स्वागत नहीं करता था। और सच तो यह है कि जल्द ही सबने उसे छोड़ दिया। वह स्टूडेंट की मीटिंग, मौज मस्ती, बातचीत में कोई हिस्सा नहीं लेता। वह बिना किसी झिझक के बहुत मेहनत से काम करता था और इसके लिए उसकी इज्जत की जाती थी। लेकिन उसे कोई पसंद नहीं करता था। वह बहुत गरीब, और उसमें एक एक तरह का घमंड और संकोच था, जैसे वह कुछ अपने तक ही रखता हो। उसके कुछ साथियों को वह उन सभी को बच्चों की तरह नीची नज़र से देखता था। वह डेवलपमेंट, नॉलेज और सोच में उनसे बेहतर हो, जैसे उनकी सोच और दिलचस्पी उससे नीचे हों। रज़ुमिकीन के साथ उसकी अच्छी बनती थी, या कम से कम वह उससे उससे ज़्यादातर खुलकर और बातचीत करने वाला हो गया था। सच तो यह है कि रज़ुमिकीन के साथ किसी और तरह का रिश्ता रखना मुमकिन था। वह बहुत ही खुशमिजाज और बात करने वाला नौजवान था, सादगी की हद तक अच्छे स्वभाव वाला। हालांकि उस सादगी के नीचे और इज्जत दोनों छिपी हुई थी। उसके साथी उसके ज़्यादातर साथी यह बात समझते थे और उसे पसंद भी करते थे। वह बहुत होशियार था, हालांकि कभी कभी वह पक्का एक सीधा साधा आदमी हो जाता था। वह दिखने में बहुत आकर्षक, लंबा, पतला और काले बालों वाला, हमेशा बुरी तरह शेव किया हुआ। वह कभी कभी बहुत शोर मचाता था और उसके बारे में कहा जाता था कि वह बहुत ताकतवर है। एक रात जब वह जश्न मनाने वाली कंपनी में था तो उसने एक एक ही बार में बहुत बड़े पुलिस वाले को उसकी पीठ के बल गिरा दिया। उसकी पीने की ताकत की कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन वह शराब से पूरी तरह दूर रह सकता था। वह कभी कभी अपनी शरारतों में बहुत आगे निकल जाता था, लेकिन वह शरारतों के बिना भी रह सकता था। रज़ुमिकीन के बारे में एक और बात है जो खास थी, वह यह है कि कोई भी नाकामी उसे परेशान नहीं करती थी, और ऐसा लगता था कि कोई भी बुरी हालात उसे तोड़ नहीं सकती। वह कहीं भी रह सकता था और बहुत ज़्यादा ठंड और भूख सह सकता था। वह बहुत गरीब था और किसी न किसी तरह के काम से जो कमा पाता था उसी पर गुजारा करता था। उसे पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके पता थे। उसने पूरी एक सर्दी बिना चूल्हा जलाए बिताई और कहा करता था कि उसे यह ज़्यादा पसंद है क्योंकि ठंड में ज़्यादा अच्छी नींद आती है। फिलहाल उसे भी यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी, लेकिन यह सिर्फ कुछ समय के लिए था और वह अपनी पढ़ाई पर वापस लौटने के लिए काफ़ी पैसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। रसक्लोनिकोव ने पिछले 4 महीनों से मैं उनसे मिलने नहीं गया था, और रज़ुमिकीन को तो उनका पता भी नहीं था। करीब 2 महीने पहले वे सड़क पर मिले थे, लेकिन रसक्लोनिकोव मुड़ गया था और दूसरी तरफ भी चला गया था ताकि कोई उसे देख न ले। और हालांकि रज़ुमिकीन ने उसे देख लिया था, फिर भी वह उसके पास निकल गया क्योंकि वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था। अध्याय 5। अध्याय 5। बेशक मैं आजकल रज़ुमिकीन के पास से काम मांगने
उससे काम दिलाने और कुछ और माँगने जा रहा था। रस्कोल्निकोव ने सोचा, लेकिन अब वह मेरी क्या मदद कर सकता है? मान लीजिए वह मुझे सबक सिखाता है, मान लीजिए वह अपना आखिरी पैसा मेरे साथ शेयर करता है। अगर उसके पास कुछ पैसा है ताकि मैं कुछ जूते खरीद सकूँ और सबक देने के लिए खुद को साफ-सुथरा रख कर सकूँ। अच्छा, तो फिर क्या? मैं जो कुछ भी पैसे कमाऊँगा उनका क्या करूँगा? अब मैं ऐसा नहीं चाहता। मेरे लिए रज़ुमिकीन के पास जाना सच में अजीब अजीब है। अब वह रज़ुमिकीन के पास क्यों जा रहा है? इस सवाल ने उसे और भी ज़्यादा परेशान कर दिया है, जितना उसे खुद पर पता था। वह बेचैनी से इसी आम सी लगने वाली हरकत में कोई खतरनाक मतलब ढूँढता रहा। क्या मैं सच में क्या मैं एक उम्मीद कर सकता था कि मैं अकेले रज़ुमिकीन के ज़रिए सब कुछ ठीक कर लूँगा और कोई रास्ता निकाल लूँगा? उसने हैरानी से खुद से पूछा। उसने सोचा और अपना माथा रगड़ा। और अजीब बात है, काफ़ी देर सोचने के बाद अचानक अचानक जैसे कि अचानक और इत्तेफाक से उसके दिमाग में एक शानदार विचार आया। रज़ुमिकीन के पास, उसने एकदम से शांति से कहा, जैसे उसने कोई आखिरी फैसला कर लिया हो। मैं रज़ुमिकीन के पास ज़रूर जाऊँगा, लेकिन अभी नहीं। मैं उसके पास उसके अगले दिन जाऊँगा, जब वह ख़त्म हो जाएगा और सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा। और अचानक उसे एहसास हुआ कि वह क्या सोच रहा था। इसके बाद वह सीट से उछलते हुए चिल्लाया, लेकिन क्या यह सच में होने वाला है? क्या यह सच में हो सकता है? वह सीट से उठा और लगभग दौड़ता हुआ चला गया। उसका इरादा वापस घर की ओर मुड़ने का था, लेकिन घर जाने के ख्याल से अचानक उसे बहुत नफरत होने लगी। उस छेद में, अपनी उस भयानक छोटी अलमारी अलमारी में यह सब कुछ पिछले महीने से उसके अंदर बढ़ रहा था और वह बेतरतीब ढंग से चलता रहा। उसकी घबराहट बुखार में बदल गई और जिससे उसे ठंड लग रही थी। गर्मी के बावजूद उसे ठंड लग रही थी। एक तरह की कोशिश के साथ है, वह लगभग अनजाने में किसी अंदरूनी चाहत से अपने सामने की सभी चीज़ों को घूरने लगा, जैसा अपना ध्यान भटकाने के लिए कुछ ढूंढ रहा हो। लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ और हर पल सोचता रहा। जब उसने चौंक कर फिर से अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा, तो वह तुरंत भूल गया कि वह अभी क्या सोच रहा था, और यह भी कि वह कहाँ जा रहा था। इस तरह वह वासिलिवस्की ओस्त्रेव को पार करके लेसेरनेवा पर आया, पुल पार किया और द्वीपों की ओर मुड़ गया। शहर की धूली और उसे घेरने वाले और बोझिल बड़े घरों के बाद हरियाली और ताजगी उसकी थकी हुई आंखों को पहले तो सुकून दे रही थी। यहाँ कोई शराब खाना नहीं था, कोई दम घोटने वाली नज़दीकी नहीं थी, कोई बदबू नहीं थी। लेकिन जल्द ही ये नई अच्छी फीलिंग्स बुरी तरह से चिड़चिड़ेपन में बदल गई। कभी कभी वह हरी भरी पत्तियों के बीच बने चमकीले रंग के गर्मियों के विला के सामने रुक जाता, बाढ़ के आर पार देखता, दूर बरामदों और बालकनियों में सलीकेदार कपड़े पहने औरतों और बगीचों में दौड़ते बच्चों को देखता। फूलों ने खास तौर पर उसका ध्यान खींचा। वह किसी भी चीज़ से ज़्यादा देर तक उन्हें देखता रहा। उसे आलीशान गाड़ियों और घोड़ों पर सवार आदमी और औरतें भी मिली। वह उन्हें हैरानी भरी नज़रों से देखता रहा और उनकी नज़रों से ओझल होने से पहले ही भूल जाता। एक बार वह रुका और अपने पैसे गिने। उसने पाया कि उसके पास 30 कोपेक हैं। पुलिस वाले को 20 है, चिट्ठी के लिए नस्ताशिया को 3, तो मैंने कल मार्मेलादोव्स्क को 47 या 50 दिए होंगे। उसने सोचा, किसी अनजान वजह से हिसाब लग रहा था। लेकिन जल्दी वह भूल गया कि उसने अपनी जेब में से पैसे किस मकसद से निकाले थे। किसी खाने की जगह या शराब खाने के पास से गुजरते समय उसे यह याद आया कि उसे लगा कि उसे भूख लगी है। शराब खाने में जाकर उसने एक गिलास वोदका पी और एक पाई खाई, कुछ तरह का। चलते चलते उसने वोडका ख़त्म की और फिर उसे वोडका पिए हुए काफ़ी समय हो गया था और इसका उस पर तुरंत असर हुआ। हालांकि उसने सिर्फ एक वाइन गिलास ही पिया था। उसके पैर अचानक भारी लगने लगे और उसे बहुत नींद आने लगी। वह घर की ओर मुड़ा, लेकिन पेट्रोव्स्की ओस्त्रेव पहुंचकर वह पूरी तरह से थक कर रुक गया। सड़क से हटकर झाड़ियों में चला गया, घर घास पर बैठ गया और तुरंत सो गया। दिमाग की हालत में अपने दिमाग की हालत में सपनों में अक्सर एक अनोखी सच्चाई साफ झलक और असलियत का अनोखा एहसास होता। कभी कभी डरावनी तस्वीरें बनती, लेकिन माहौल और पूरी तस्वीर इतनी सच्ची होती है और इतना बारीक, अचानक लेकिन कलात्मक रूप से एक जैसी डिटेल से भरी होती है कि सपने देखने वाला, चाहे वह पुश्किन या तुर्गनेव जैसा आर्टिस्ट ही क्यों न हो, जागते हुए उन्हें कभी नहीं बना सकता था। ऐसे
बीमार सपने हमेशा ये याद में लंबे समय तक रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान और नर्वस सिस्टम पर गहरा असर डालते हैं। रस्कोल्निकोव ने एक डरावना सपना देखा। उसने सपना देखा कि वह अपने बचपन में वापस आ गया है। उसे छोटे से शहर में जहां वह पैदा हुआ था। वह लगभग 7 साल का बच्चा था। छुट्टी की शाम को अपने पिता के साथ गांव में घूम रहा था। वह उदास और भारी दिन था। गांव बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे याद था। सच में उसे यह बात अपने सपने में से कहीं ज़्यादा साफ 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 याद थी। छोटा सा शहर एक समतल जगह पर था। जो हाथ जितना खाली था उसके आसपास एक विलो का पेड़ भी नहीं था। बस दूर एक झाड़ी थी। क्षितिज के बिल्कुल किनारे पर एक अंधेरा धुंधला सा। आखिर बाजार के बगीचे से कुछ कुछ कदम आगे एक शराब खाना था, एक बड़ा शराब खाना, वह भी जिससे जब भी वह अपने पिता के साथ उसके पास से गुजरता तो हम उसे हमेशा नफरत, यहाँ तक कि डर भी लगता। वहाँ हमेशा भीड़ रहती थी, हमेशा चिल्लाना, हंसी और गाली गलौज, भयानक कर्कश गाना और अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था। शराब खाने के आसपास नशे में धुत और डरावने दिखने वाले लोग घूम रहे थे। वह अपने पिता से चिपक जाता, उनसे मिलते ही कांपने लगता। शराब खाने के पास सड़क धूल बड़ी पगडंडी बन गई, जिसकी धूल हमेशा काली रहती थी। यह घुमावदार सड़क थी और लगभग 100 कदम आगे यह कब्रिस्तान की ओर दाईं ओर मुड़ जाती थी। कब्रिस्तान के बीच में एक का पत्थर का चर्च था, जिसमें एक हरा गुम्बद था। वह साल में 2 या 3 बार अपने पिता और माँ के साथ प्रार्थना करने जाता और जब उसकी दादी की याद में प्रार्थना की सभा होती होती थी तो बहुत पहले गुजर चुकी थी और जिन्हें उसने कभी नहीं देखा था। इन मौक़ों पर वे सफ़ेद सफ़ेद डिश लेते थे, जिसमें एक टेबल नैपकिन में एक खास तरह का चावल का हलवा बंधा होता था, जिसमें किशमिश क्रोस के आकार में चिपकी होती थी। और वह चर्च पुराने ज़माने के बिना सजावट वाले प्रतीक और सिर हिलाते हुए बूढ़े पुजारी पसंद थे। उसकी दादी की कब्र के पास, जिस पर एक पत्थर लगा था, उसके छोटे भाई की छोटी कब्र थी, जो 6 महीने की उम्र में मर गया था। उसे वह बिल्कुल याद नहीं था, लेकिन उसे अपने छोटे भाई के बारे में बताया गया और जब भी वह कब्रिस्तान जाता तो वह पूरी श्रद्धा और अंदर आदर से क्रॉस का निशान लगाता और झुककर छोटी सी कब्र को चूमता। और अब उसने सपना देखा कि वह अपने पिता के साथ कब्रिस्तान जाते हुए शराब खाने के पास से गुजर रहा है। वह अपने पिता का हाथ पकड़े हुए था और डर से शराब खाने को देख रहा था। एक अजीब बात ने उसका ध्यान खींचा। ऐसा लग रहा था कि कोई त्योहार चल रहा है। वहाँ अच्छे कपड़े पहने शहर के लोग, किसान, औरतें और उनके पति और हर तरह के बदमाश लोग थे। सभी गा रहे थे, कमोबेश नशे में थे। शराब खाने के दरवाजे के पास से एक गाड़ी खड़ी थी, लेकिन एक अजीब गाड़ी। यह उन बड़ी गाड़ियों में से एक थी जिससे आमतौर पर भारी गाड़ी वाले घोड़े खींचते थे और शराब या दूसरे भारी सामानों की पीपों से लदी होती थी। उसे हमेशा बड़े गाड़ी वाले घोड़ों को देखना अच्छा लगता था, जिनके लंबे बाल, मोटे और धीरे एक जैसी चाल होती थी, जो बिना किसी मेहनत के एक परफेक्ट पहाड़ पर चढ़ते थे, जैसे जिना बोझ के चलने से ज़्यादा आसान बोझ उसके साथ चलना हो। लेकिन अब अजीब बात है, ऐसी गाड़ी के शाफ्ट में उसे एक पतला सा सोरेल रंग का जानवर दिखा। किस किसान ने उन घोड़ियों में से एक, जिसे उसने अक्सर लकड़ी या घास से भरी भारी बोझ के नीचे पूरी ताकत लगाते हुए देखा, खासकर जब जब पहिए कीचड़ में या गड्ढे में फंस जाते थे और किसान उन्हें इतनी बेरहमी से पीटता था, कभी कभी तो नाक और आंख पर भी। और उसे इतना दुख होता था, उनके लिए इतना दुख कि वह लगभग रो पड़ा और उसकी माँ उसे हमेशा खिड़की से दूर ले जाती थी। अचानक वहाँ चिल्लाने, गाने और बालालाइका का बहुत बड़ा शोरगुल हुआ और शराब खाने से कुछ बड़े और बहुत नशे में 2 किसान बाहर निकले, जिन्होंने लाल और नीले रंग के कोट कंधों पर डाले हुए थे। अंदर आओ, अंदर आओ, उनमें से एक चिल्लाया। एक जवान मोटी गर्दन वाला किसान, जिसकी मासल चेहरा गाजर की तरह लाल था। मैं तुम सबको ले जाऊंगा, अंदर अंदर आओ। लेकिन तुरंत ही भीड़ में से हंसी और चीखें गूंजने लगी। हम सबको उस जैसे जानवर के साथ ले चलो, क्योंकि मिकोल का क्या तुम पागल हो जो ऐसे घोड़े को ऐसी गाड़ी में डाल रहे हो? और यह घोड़ी 20 साल की है और यह एक दिन की है। दोस्तों अंदर आओ, मैं तुम सबको ले जाऊंगा, मिकोल का फिर चिल्लाया। पहले
सबसे पहले गाड़ी में कूदा, लगाम पकड़ी और सीधे आगे खड़ा हो गया। बेमटावे के साथ चली गई। वह गाड़ी से चिल्लाया, "ओ यह जानवर दोस्तों, मेरा दिल तोड़ रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मैं इसे मार डालूं। यह तो बस अपना सिर सिर खा रही है। अंदर आओ, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं इसे सरपट दौड़ाऊंगा।" यह सरपट दौड़ेगी। और उसने चाबुक उठाया और मजे से छोटी घोड़ी को कोड़े मारने के लिए खुद को तैयार किया। "अंदर आओ, चलो।" भीड़ हंसी। "वह सुनो, वह सरपट दौड़ेगी, सच में सरपट दौड़ो। पिछले 10 सालों में उसने सरपट दौड़ने की हिम्मत नहीं नहीं रही है। वह जॉगिंग करेगी। उसकी परवाह मत करो दोस्तों। मैं तुम में से प्रत्येक एक कूड़ा ले जाओ। तैयार हो जाओ। ठीक है, उसे दे दो।" वे सब मिकोल्का की गाड़ी में चढ़ गए, हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे। 6 आदमी अंदर चढ़ गए और अभी भी और ल- अभी भी और लोगों के लिए जगह थी। उन्होंने एक मोटी गुलाबी गुलाबी गालों वाली औरत को अंदर खींच लिया। और उसने लाल सूती कपड़े पहने थे, नुकीली मोती वाले हेड ड्रेस और मोटे लेदर के जूते पहने थे। वह नट से तोड़ रही थी और हंस रही थी। उनके आसपास की भीड़ भी हंस रही थी। और सच में वे बिना हंसे कैसे रह सकते थे। वह बेचारी घोड़ी घोड़ी उन सभी को गाड़ी भरकर सरपट घसीटने वाली थी। गाड़ी में 2 जवान लड़के मिकोल्का की मदद के लिए कोड़े तैयार कर रहे थे। अब की आवाज के साथ घोड़ी ने पूरी ताकत से खींचा, लेकिन सरपट दौड़ना तो दूर, मुश्किल से आगे बढ़ पा रही थी। वह अपने पैरों से संघर्ष कर रही थी, 3 कोड़ों की मार से हाफ रही थी और सिकुड़ रही थी, जो उसे उस जो जो उस पर ओलों की तरह बरस रहे थे। गाड़ी और भीड़ की हंसी दोगुनी हो गई, लेकिन मिकोल का गुस्से में आ गया और उसने घोड़ी को जोर से पीटा। उसे लगता हो कि वह सच में सरपट दौड़ सकती है। "मुझे भी अंदर आने दो दोस्तों," भीड़ में से एक नौजवान चिल्लाया, जिसकी भूख जाग गई थी। "अंदर आओ, सब अंदर आओ," मिकोल का चिल्लाया। "वह तुम सबको खींच लेगी। मैं उसे पीट पीट कर मार डालूंगा।" और वह गुस्से से पागल होकर घोड़ी पर टूट पड़ा। "पिताजी, पिताजी," वह चिल्लाया, "पिताजी, ये क्या कर रहे हैं? पिताजी, ये सारे बेचारे घोड़े को पीट रहे हैं। आओ आओ," उसके पिताजी ने कहा। "वे नशे में हैं और बेवकूफ़ हैं, वे मज़े में हैं, चले जाओ, मत देखो।" और उसने उसे दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को उसके हाथ से छुड़ा लिया और डर के मारे पागल होकर घोड़े की तरफ भागा। बेचारा जानवर बुरी हालत में था। वह हाँफ रहा था, फिर रुका हुआ था, फिर उसे खींच रहा था और लगभग गिर रहा था। "उसे पीट पीट कर मार डालो," मिकोल का चिल्लाया। "अब तो हद हो गई है, मैं यही करूंगा।" भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया, "तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम ईसाई हो, शैतान? क्या किसी ने कभी ऐसा देखा है, एक बेचारा घोड़ा इतनी सारी गाड़ियां खींच रहा हो?" दूसरे ने कहा, "तुम उसे मार डालोगे।" तीसरा चिल्लाया, "दखल मत दो, यह मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जो चाहूंगा करूंगा। अंदर जाओ और लोग, अंदर जाओ सब लोग, मैं उसे सरपट दौड़ाऊंगा।" अचानक हंसी की गड़गड़ाहट गूंजी और सब कुछ उठा। मार की बौछार से घबराई घोड़ी ने कमजोर तरीके से लात मारना शुरू कर दिया। बूढ़ा आदमी भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सोचे कि ऐसा बेचारा छोटा जानवर लात मारने की कोशिश कर रहा होगा। भीड़ में से 2 लड़कों ने कोड़े उठाए और घोड़ी की पसलियों पर मारने के लिए दौड़े। एक एक दोनों तरफ भागा। उसके चेहरों पर, उसकी आंखों में मारो, मिकोल का चिल्लाया। "हमें एक गाना सुनाओ दोस्तों," गाड़ी में बैठे किसी ने चिल्लाकर कहा। और गाड़ी में बैठे सभी लोग डफली बजाते और सीटी बजाते हुए जोर जोर से गाना गाने लगे। वह औरत मेवे तोड़ती और हंसती रही। वह घोड़ी के पास दौड़ा, उसके सामने दौड़ा, देखा कि उसकी आंखों पर कोड़े मारे जा रहे हैं। वो ठीक आंखों में। वह रो रहा था, उसका दम घुट रहा था, उसके आंसू बह रहे थे। वह आदमी ने कोड़ों से उसके चेहरे पर काट लिया था, उसे महसूस नहीं हुआ। हाथ मलते और चिल्लाते हुए वह दौड़कर उस सफ़ेद बालों वाले, सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी के पास गया, जो ना नुकर में सिर हिला रहा था। एक औरत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ले जाने ही वाली थी, लेकिन वह उसे छूटा और वापस घोड़ी के पास भागा। वह लगभग आखिरी सांस लेने वाली थी, लेकिन उसने लात मारना शुरू कर दिया। "एक बार फिर मैं तुम्हें लात मारना सिखाऊंगा," मिकोल का गुस्से में चिल्लाया। उसने चाबुक नीचे फेंका, आगे झुका और गाड़ी के नीचे एक लंबा मोटा डंडा उठाया। उसने दोनों हाथों से एक सिरा पकड़ा और जोर से घोड़ी पर मारा। "वह उसे कुचल देगा," उसके चारों ओर चिल्लाया। "वह उसे मार डालेगा, यह मेरी प्रॉपर्टी है," मिकुल का चिल्लाया और जोर से झटका मारकर शाफ्ट को नीचे गिरा दिया। एक जोरदार धमाके की आवाज हुई।
एक जोरदार धमाके की आवाज आई। उसे पीटो उसे, तुम रुक क्यों गए? भीड़ में से आवाज गूंजी और मिकोल्का ने दूसरी बार शाफ्ट घुमाया और दूसरी बार भी उस बदकिस्मत घोड़ी की रीढ़ की हड्डी पर गिरा। वह अपने घुटनों के बल पीछे की ओर झुक गई, लेकिन आगे की ओर झुकी और पूरी ताकत से आगे की ओर खींची। पहले एक तरफ और फिर दूसरी तरफ गाड़ी को हिलाने की कोशिश की, लेकिन ये 6 चाबुक उस पर चारों तरफ से हमला कर रहे थे और शाफ्ट फिर से उठा और तीसरी बार फिर चौथी बार जोरदार जोरदार वार के साथ गिरा। मिकोल का इतने गुस्से में था कि वह उसे एक बार में मार नहीं सका। भीड़ में से चिल्लाया गया, वह कठोर है। भीड़ में एक प्रशंसक दर्शक ने कहा, वह 1 मिनट में गिर जाएंगे साथियों, जल्द ही उसका अंत हो जाएगा। उसे कुल्हाड़ी मारो, खत्म कर दो। तीसरा चिल्लाया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, हटो। मिकोल का पागलों की तरह चिल्लाया। उसने शाफ्ट नीचे फेंकी, गाड़ी में नीचे झुका और एक लोहे की छड़ उठाई। सावधान, वह चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत से उसने बेचारी घोड़ी पर जोरदार वार किया। वार असरदार रहा। घोड़ी लड़खड़ाई, पीछे झुकी, खींचने की कोशिश की, लेकिन छड़ फिर से उसकी पीठ पर जोरदार वार के साथ गिरी और वह लट्ठे की तरह जमीन पर गिर पड़ी। उसे खत्म कर दो, मिकोल का चिल्लाया और वह गाड़ी से कूदकर बाहर आ गया। कई जवान लड़के भी शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने जो कुछ भी हाथ लगा उसे पकड़ लिया। कोड़े कोड़े डंडे डंडे और मरती हुई घोड़ी के पास दौड़ा। मिकोल का मिकोल का एक तरफ खड़ा हो गया और घोड़ी उसने लोहे की छड़ से उस पर बेतरतीब वार करना शुरू कर दिया। घोड़ी ने अपना सिर निकाला, एक लंबी सांस ली और मर गई। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, तुमने उसे मार डाला तो फिर वह सरपट क्यों नहीं दौड़ेगी? मेरी प्रॉपर्टी, मिकोल्का ने लाल आंखों से चिल्लाते हुए हाथों में बार लहराया। वह ऐसा खड़ा था जैसे उसे अफसोस हो कि जिसके उसके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इसमें कोई गलती न करें, आप ईसाई नहीं हैं। भीड़ में से कई आवाज़ें चिल्ला रही थी, लेकिन बेचारा लड़का आपा खो बैठा। चिल्लाते हुए भीड़ में से उस सांवली कुतिया के पास गया, उसके खून में लथपथ मरे हुए सिर को अपनी बाहों में लिया और उसे चूमा, उसकी आंखों को चूमा और उसके होठों को चूमा। फिर वह उछल पड़ा और गुस्से में अपनी छोटी छोटी मुठ्ठियाँ निकालकर मिकोल का पर झपटा। उसी पल उसके पिता, जो उसके पीछे दौड़ रहे थे, उसे पकड़कर भीड़ से बाहर ले गए। चलो चलो, हम घर पर चलें, उसने कहा। पिताजी, उन्होंने बेचारे घोड़े को क्यों मार डाला? वह सिसक उठा, लेकिन उसकी आवाज़ टूट गई और उसके शब्द उसकी हाफती छाती से चीख के रूप में निकले। वे नशे में हैं, वे बहुत बुरे हैं, यह हमारा काम नहीं है, उसके पिता ने कहा। उसने अपने पिता को गले लगाया, लेकिन उसका दम घुट रहा था। उसने सांस लेने की कोशिश की, चिल्लाने की कोशिश की और वह जाग गया। वह हाफते हुए उठा, उसके बाल पसीने से भीगे हुए थे और वह डर के मारे खड़ा हो गया। भगवान का शुक्र है, वह सिर्फ एक सपना था। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन यह क्या है? क्या कोई बुखार आ रहा है? कितना भयानक सपना है। उसे पूरी तरह उसे पूरी तरह टूटा हुआ महसूस हुआ। उसकी आत्मा में अंधेरा और उलझन थी। उसने अपनी कोहनियाँ घुटने पर टिका ली और अपना सिर हाथों पर टिका लिया। हे भगवान, वह चिल्लाया, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सच में कुल्हाड़ी दूं, कि मैं उसके सिर पर वार करूं, उसका सिर चीर दूं, कि मैं चिपचिपे गर्म खून में पैर रखूं, ताला तोड़ूं, चोरी करूं, कापूं, छिप जाऊं खून में सना हुआ कुल्हाड़ी से। हे भगवान, क्या ऐसा हो सकता है? यह कहते हुए वह पत्ते की तरह कांप रहा था। लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? वह फिर से उठकर बैठ गया, मानो बहुत हैरान हो। मुझे पता था कि मैं कभी खुद को इसके लिए तैयार नहीं कर पाऊंगा, और अब तक मैं खुद को किस बात के लिए परेशान कर रहा था। कल कल जब मैं एक्सपेरिमेंट करने गया, तो कल मुझे पूरी तरह से एहसास हुआ कि मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैं इसे फिर से क्यों कर रहा हूँ? मैं क्यों हिचकिचा रहा हूँ? कल जब सीढ़ियों से नीचे आ रहा था तो मैंने खुद से कहा कि यह बहुत घटिया, घिनौना, घटिया, और इसके बारे में सोचकर ही मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा है और मैं डर से भर गया। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता, माना माना कि उस सारी सोच में उसकी कोई कमी नहीं है, कि पिछले महीने में मैंने जो भी नतीजा निकाला है वह दिन की तरह साफ है, हिसाब की तरह सच है। हे भगवान, वैसे भी मैं खुद को इसके लिए
इसके लिए तैयार नहीं कर सका। मैं यह नहीं कर सका, मैं यह नहीं कर सका, क्यों? फिर भी मैं फिर भी मैं क्यों? वह खड़ा हुआ, हैरानी से इधर उधर देखा, जैसे खुद को इस जगह इस जगह पर पाकर हैरान हो। वह पुल की तरफ चला गया। वह पीला पड़ गया, उसकी आंखें चमक रही। उसे लगा कि उसने वह डरावना बोझ उतार दिया है, और इतने लंबे समय से उस पर भारी भारी पड़ रहा था। और अचानक उसे राहत का एहसास हुआ और उसकी आत्मा को शांति मिले। हे प्रभु, उसने प्रार्थना की, मुझे मेरा रास्ता दिखाओ। मैं अपने उस शापित सपने को त्यागता हूँ। पुल पार करते हुए वह शांति से नेवा नदी को चमकते आसमान में डूबते लाल सूरज को देखता रहा। अपनी कमजोरी के बावजूद उसे थकान का एहसास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले 1 महीने से उसके दिल में बन रहा फोड़ा अचानक फट गया हो। आज़ादी, आज़ादी! वह उस जादू टोने, उस जुनून से आज़ाद हो गया। बाद में जब उसे वह समय और उन दोनों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ, मिनट दर मिनट, पॉइंट दर पॉइंट याद आ गया, तो वह एक बात से अंधविश्वास में पड़ गया जो आपने अपने आप में बहुत खास नहीं थी, लेकिन बाद में उसे हमेशा अपनी किस्मत का पहले से तय मोड़ लगती थी। वह कभी समझ नहीं पाया और खुद को समझा नहीं पाया। जब वह थका हुआ था और परस्त था, जबकि उसके लिए सबसे छोटे और सबसे सीधे रास्ते पर जाना आसान होता, तो वह हे मार्केट से क्यों लौटा, जहाँ उसे जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जाहिर है यह बिल्कुल बेवजह उसके रास्ते से हटकर, हालांकि ज़्यादा नहीं, लेकिन यह सच है कि उसके साथ दर्जनों बार ऐसा हुआ कि वह घर लौट आया और ध्यान नहीं दिया वह किन गलियों से गुजर रहा था, लेकिन वह हमेशा पूछता था कि यह मार्केट में, जहाँ उसके जाने की कोई वजह भी नहीं थी। इतना ज़रूरी, इतना अहम, और साथ ही इतनी अचानक हुई मुलाकात उसकी ज़िंदगी में के ठीक समय में, उसी मिनट में क्यों हुई, जब वह बिल्कुल सही मूड में था और ऐसे हालात में था जिसमें उस मुलाकात ने उसकी पूरी किस्मत पर सबसे गंभीर और सबसे अहम असर डाला, मानो वह जानबूझकर उसका इंतजार कर रही हो। जब वह मार्केट पार कर रहा था, तब करीब 9 बज रहे थे। टेबलों और ठेलों पर, बूथों और दुकानों पर मार्केट के सभी लोग लोग अपनी दुकानें बंद कर रहे थे, अपना सामान समेट कर रख रहे थे और अपने ग्राहकों की तरह जा रहे थे। ये मार्केट के गंदे और बदबूदार आंगनों की शराब दुकानों के आसपास हर तरह के कूड़ा बीनने वाले और फेरी वाले भीड़ लगाए हुए थे। रस कॉलोनी को यह जगह और आसपास की गलियां खास तौर पर पसंद थी। जब वह सड़कों पर बिना किसी मकसद के घूमता था, यहाँ उसके फटे पुराने कपड़े कपड़े लोगों का ध्यान नहीं खींचते थे, और कोई भी किसी भी कपड़े में बिना किसी को परेशानी किए घूम सकता था। एक गली के कोने पर एक फेरी वाले और उसकी पत्नी ने दो टेबल पर टेप टेप धागा, सूती रुमाल वगैरह रखे थे। वे भी घर जाने के लिए उठे, लेकिन एक दोस्त से बातें कर रहे थे जो अभी अभी उनके पास आया था। यह दोस्त लिजावेता इवानोना थी, या जैसा कि सब उसे लिजावेता कहते थे। वह बूढ़े पोन ब्रोकर एलियोना इवानोवना की छोटी बहन थी, जिसके पास रसकुल्निकोव पिछले दिन अपने घड़ी पोन करने और अपना एक्सपेरिमेंट करने गया था। वह लिजावेता के बारे में पहले से ही सब कुछ जानता था, और वह भी कि उसे थोड़ा बहुत जानती थी। वह लगभग 35 साल की एक अकेली औरत थी, लंबी, अनाड़ी, डरपोक, दब्बू और एक लगभग बेवकूफ़। वह पूरी तरह से गुलाम थी और अपनी बहन से डरती और कांपती रहती थी, और उससे दिन रात काम करवाती थी और उसे मारती भी थी। वह एक बंडल लेकर फेरी वाला और उसकी पत्नी के सामने खड़ी थी, ध्यान से, शक से। वह सुन रही थी कि किसी बात पर खास प्यार से बात कर रहे थे। जैसा कि रसकुल्निकोव ने उसे देखा, उसे एक अजीब सी हैरानी हुई, जैसे बहुत ज़्यादा हैरानी हो। हालांकि इस मुलाकात में कुछ भी हैरान करने वाला नहीं था। आप खुद ही आप खुद ही अपना मन बना सकती हैं, लिजावेता इवानोव्ना दलाल दलाल जोर से कह रहा था। कल करीब 7 बजे आना, वे भी यहीं होंगे।
कल, लिज़ावेता ने धीरे से और सोचते हुए कहा, जैसा वह अपना मन नहीं बना पा रही हो। मेरी बात मानो, तुम इलियोना इवानोवना से कितने डरे हुए हो। फेरी वाले की पत्नी, एक जिंदा दिल छोटी औरत, बड़बड़ाई। मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम किसी छोटे बच्चे जैसे हो, और वह तुम्हारी अपनी बहन भी नहीं है, बस एक सौतीली बहन है। वह तुम पर कितना हाथ रखती है। लेकिन लेकिन इस बार इलियोना इवानोवना ने से एक शब्द भी मत कहना, उसके पति ने बीच में ही टोकते हुए कहा। यही मेरी सलाह है, लेकिन बिना पूछे हमारे पास आ जाना। यह तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। बाद में तुम्हारी बहन को खुद भी पता नहीं चल सकता। क्या मैं आऊँ? कल करीब 7 बजे, और वे यहाँ आते होंगे। आप खुद तय कर पाएंगे, और हम एक कप चाय पियेंगे। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं आती हूँ। लिज़ावेता ने कहा, अभी अभी भी सोचते हुए, और वह धीरे धीरे दूर जाने लगी। रस्कुलोनिकोव अभी अभी वहाँ से गुजरा था, और उसने और कुछ नहीं सुना। वह धीरे से, किसी का ध्यान न खींचते हुए, एक भी शब्द न चुकने की कोशिश करते हुए गुजरा। उसे पहले तो हैरानी हुई, फिर एक अजीब सा डर डर लगा। उसे रीढ़ की हड्डी में कपकपी दौड़ दौड़ हुई। उसे पता चला कि उसे अचानक, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से पता चला कि अगले दिन शाम 7 बजे लिज़ावेता, जो बुढ़िया की बहन और अकेली साथी है, घर के बाहर होगी, और इसलिए ठीक 7 बजे बुढ़िया अकेली रह जाएगी। वह अच्छा, इसलिए 7 बजे बुढ़िया गए। वह अपने रहने की जगह से बस कुछ ही कदम दूर था। वह ऐसे अंदर गया कि किसी को मौत की सजा सुनाई गई हो। वह कुछ भी नहीं सोच रहा था, वह सोचने में भी असमर्थ था। लेकिन अचानक उसे अपने पूरे शरीर में महसूस हुआ कि अब उसके पास सोचने की कोई आज़ादी नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, और सब कुछ अचानक और पक्के फैसला हो गया है। ज़रूर, ये अगर उसे सही मौके के लिए पूरे साल का इंतज़ार करना पड़ता, तो वह प्लान की कामयाबी की तरफ उसे ज़्यादा पक्का कदम नहीं सोच सकता था, जो अभी-अभी सामने आया था। वैसे भी पहले से और पक्के तौर पर शायद ज़्यादा सही और कम रिस्क के साथ, और बिना किसी खतरनाक पूछताछ और जांच-पड़ताल के यह पता लगाना मुश्किल होता कि अगले दिन यह समय पर एक बूढ़ी औरत, और जिसकी जान लेने की कोशिश की जा रही है, घर पर पूरी तरह से अकेली होगी। अध्याय 6। बाद में रस्कुलोनिकोव को पता चला कि फेरी वाले और उसकी पत्नी ने लिज़ावेता को क्यों बुलाया था। यह बहुत आम बात थी, और इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। एक परिवार जो शहर में आया था और गरीबी में आ गया था। वे अपने इस घर का सामान और कपड़े, सभी औरतों की चीज़ें बेच रहे थे, क्योंकि बाजार में इन चीज़ों का दाम कम मिलता था। इसलिए वे एक डीलर ढूंढ रहे थे। यह लिज़ावेता का काम था। वह ऐसे काम करती थी और अक्सर नौकरी पर रहती थी, क्योंकि वह बहुत ईमानदार थी और हमेशा सही दाम तय करती थी और उस पर टिकी रहती थी। वह आमतौर पर कम बोलती थी, और जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, वह बहुत दब्बू और डरपोक थी। लेकिन रस्कुलोनिकोव हाल ही में अंधविश्वासी हो गया था। अंधविश्वास के निशान उसके अंदर, बहुत अंदर तक रहे, और लगभग मिटाए नहीं जा सकते थे। और इस सब में उसे हमेशा कुछ अजीब और रहस्यमय लगता था, जैसे कि कुछ अजीब असर और इत्तेफाक की मौजूदगी। पिछली सदियों में पोकोरेव नाम का उसका एक स्टूडेंट था, जो हार को चला गया था। बातों बातों में उसे इलो इवोना का पता दे दिया गया था, जो बूढ़ी पॉन ब्रोकर थी, ताकि अगर उसे कुछ गिरवी रखना हो तो वह दे सके। बहुत समय तक वह उसके पास नहीं गया, क्योंकि उसकी क्लासें थी, और वह किसी तरह से गुजर रहा था गुजरा कर रहा था गुजारा कर रहा था। 6 हफ्ते पहले उसे याद आया था, उसके पास 2 चीज़ें थी जिन्हें गिरवी रखा जा सकता था। उसके पिता की पुरानी चांदी की घड़ी, और 3 लाल पत्थरों वाली एक छोटी सोने की अंगूठी, जो उसकी बहन ने विदाई पर तोहफे में दी थी। उसकी अंगूठी लेने का फैसला किया। जब उसे वह बूढ़ी औरत मिली, तो उसे पहली नज़र में ही उससे बहुत ज़्यादा नफरत महसूस हुई। हालांकि वह उसके बारे में कुछ खास नहीं जानता था। उसने उससे 2 रूबल लिए और घर जाते समय एक छोटे से बेचारे टेवरन में गया था। उसने चाय मांगी, बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। यह एक अजीब सा आइडिया उसके दिमाग में अंडे और मुर्गी की
तरह चोंच मार रहा था और उसे बहुत ज़्यादा अपनी ओर खींच रहा था। उसके बगल वाली टेबल पर एक स्टूडेंट बैठा था जिसे वह जानता नहीं था और न ही उसने कभी देखा था, और उसके साथ एक जवान ऑफिसर भी था। उन्होंने बिलियर्ड्स का गेम खेला और चाय पीने लगे। अचानक उसने सुना कि स्टूडेंट ऑफिसर से फोन ब्रेकर इलियोना इवोना का जिक्र कर रहा था और उसे उससे उसका पता कर रहा था। यह बात रस्कोल्निकोव को अजीब लगी। वह अभी अभी उसके पास से आया था और उसने अचानक उसका नाम सुना। बेशक यह एक इत्तेफाक था, लेकिन वह बहुत ही अजीब सा असर नहीं छोड़ सका। और यहाँ ऐसा लगा जैसे कोई खास तौर पर उसकी तरफ से बोल रहा हो। स्टूडेंट ने अपने दोस्त को इलियोना एलियोना इवानोवना के बारे में कई बातें बतानी शुरू कर दी। वह फर्स्ट रेट है, उसने कहा। वह कहा, आप उससे हमेशा पैसे ले सकते हैं। वह एक यहूदी जितनी अमीर है, वह आपके एक बार में 5,000 रूबल दे सकती है, और वह एक रूबल के लिए गिरवी रखने से भी नहीं हिचकिचाती। हमारे बहुत से साथियों का उसे वास्ता पड़ा है, लेकिन वह बहुत बूढ़ी औरत है।